सैलाब मुतासरा इलाकों में पेट के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। नौशहर फेरोज में गैस्ट्रो के बाइस एक ही दिन में 7 अफराद दम तोड़ गए। गैस्ट्रो से मरने वालों की तादाद 25 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में डायरिया के वजह से सैकड़ों मरीज जेरे इलाज हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पेट के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। नौशहर फेरोज में गैस्ट्रो की वजह से एक ही दिन में 7 अफराद दम तोड़ गए और गैस्ट्रो से मरने वालों की तादाद 25 हो गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में डायरिया की वजह से सैकड़ों मरीज जेरे इलाज हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों से आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां पर पेट के अमराज भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। नौशहर फेरोज में गैस्ट्रो की वजह से एक ही दिन में 7 अफराद दम तोड़ गए, जबकि गैस्ट्रो से मरने वालों की तादाद अब 25 हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में डायरिया की वजह से कई मरीज जेरे इलाज बताए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और अभी की खबर ये मौसूल हुई है कि पेट के अमराज मुसलसल बढ़ रहे हैं। नौशहर फेरोज की खबर है, जहाँ पर गैस्ट्रो की वजह से एक ही दिन में 7 अफराद की हलाकत की इतलाआत मौसूल हुई हैं और गैस्ट्रो से मरने वालों की तादाद 25 हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में डायरिया की वजह से सैकड़ों मरीज जेरे इलाज हैं। आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। आबिद, बताइएगा, गैस्ट्रो और डायरिया की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम किए गए? नहीं जी, मैं बताता चलूँ, बिल्कुल नौशहर फेरोज और गर्दानुमा में हालिया बारिशों के बायस वबाई मराज फूट पड़े हैं, जिससे जो है वो तकरीबन 25 अफराद जो अब तक जाम बहक हो चुके हैं। और आज मैं आपको बताता चलूँ, ताज़ा सूरत हाल से जो है 7 अफराद जाम बहक हुए हैं और जिला नौशहर फेरोज में इस वक्त महकमा सेहत की नाअहली के बायस कोई टीमें वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। और आज 18 साल नौजवान खान मोहम्मद और 60 साल मजनू सोलंकी और शेनिला तुनियो और 14 साल शायान अलमानी जो है वो गैस्ट्रो के बायस जाम बहक हो चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिला नौशहर फेरोज की जो इंतजामिया वो बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त ना अहल हो चुकी है और वो इस वक्त जो है ना आपको बताता चलूँ कि ठीक है, कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। शुक्रिया आपका आबिद। सैलाब के हमले भी जारी हैं। शोहदाद कोट की तहसील वारा को शदीद खतरा लाहक है। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। आबादियों में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होने का खदशा है। शहरियों ने वार्निंग के बाद नकल मकानी शुरू कर दी है। सैलाब की वजह से सिंध का जिला दादू बुरी तरह मुतासिर हुआ है। भारी जानी और माली नुकसान ने लोगों को इम्तिहान में डाल दिया। कई जिंदगियां तमाम हुई, मवेशी बह गए, फसलें सैलाब की नजर हो गईं। दादू वालों पर क्या गुजरी, ये हमें अरबाब रुस्तमानी बताएंगे। दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, मुतअद्दिद दियार डूब गए, सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए, हजारों एकड़ काश्त फसलें तबाह हो गईं, जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन का कहना है कि इलाके में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। बच्चे बीमारियों में मुब्तला हैं और मवेशी भूख से मर रहे हैं। सारे दिन सारी रात ऐसे ही बैठे हुए भूख में, तो नन्हे छोटे छोटे बच्चे वो भी ऐसे मर रहे हैं, बीमार है सब। मैं खुद बीमार हूँ, उधर कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने की चीजें है, कुछ भी नहीं है। सड़क किनारे कायम खेमा बस्तियों में रहने वाले बेयारो मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से हंगामी बुनियाद पर इकदाम तेज करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरबाब रुस्तमानी, न्यूज़ दादू। जैकबाबाद के भी कुछ ऐसे ही मनासिर हैं। तहसील गड़ी खैरों में सैलाब कई देहातों को बहा ले गया। लोग सड़क किनारे खैमे लगाए बैठे हैं। असद अली मुगल की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। सैलाब अपने साथ असारे जिंदगी बहा ले गया। गड़ी खैरों से निकलने वाली सड़कों को कट लगाने की वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तालका अस्पताल, ग्रिड स्टेशन समेत दीगर इलाके भी सैलाब की नजर हो गए। मुतासरीन का कहना है अपनी मदद के तहत सड़क किनारे खेमे लगाए हैं। हुकूमत की जानिब से कोई पूछने तक नहीं आया। इन धप ते नेट हांदे न को राशन न को खादा न पीता न टायक न को कुछ। अब खुदा कारण या सारे गरीबों की मदद करो। बारिश तो कुदरती है, लेकिन यहाँ का जो इंतजामिया है उनकी जो है गफलत ने यहाँ के अवाम को डुबोया है। मुतासरीन अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा असद अली मुगल, न्यूज़ जैकबाबाद। सादिकाबाद में मानसून तूफानी बारिशों का तवील स्पेल कपास की फसल को तबाह कर गया। फूल गिरने से पैदावार में कमी हुई है, जबकि चुनाई के लिए तैयार फसल पर बारिश बरसने से कपास की क्वालिटी शदीद मुतासर हुई है। बारिशों ने फसलें तबाह करके किसान की कमर तोड़ दी। सादिकाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबान।
बारिशों और सैलाब ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। सादकाबाद में हजारों एकड़ काश्त की गई फसलें तबाह हो गई। किसानों को लाखों रुपए नुकसान का खदशा। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो गई है। पेट्रोल और डीजल के अखराजात पहले ही पूरे नहीं होते थे। अच्छी कॉटन का रेट है इस टाइम 11 से 12 हजार रुपया, और इस बारिशों की वजह से जो कपास खराब हो चुकी है उसकी वजह से 4 से 5 हजार रुपया रेट लग रहा है। पिछले साल सारी कपास माशाल्लाह अच्छी औसत देगी है 8 किलो जो 200 मन सीगी है कि ही दफा को उम्मीद कोई नहीं कि अगर वो 25 मन सी बनी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों ਏਕੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੈ डैमेज हो गई है। कपास की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत अगर किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे तो किसी हद तक नुकसान का इजाला किया जा सकता है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शुबान, न्यू न्यूज़ सादकाबाद। मौसमी सूरत हाल ने महंगाई का तूफान भी खड़ा कर दिया है। कई शहरों में सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, इमरान अरशद हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के जो सैलाब से मुतासरा अजला हैं जिनमें डेरा गाजी खान है, राजनपुर है और उससे मुल्का दही इलाके हैं, और दरिया सिंध की वजह से जो सिंध के इलाकों के अंदर नुकसान जो है सैलाब की तबाहकारियों की वजह से पहुंचा है। जो ख़ास तौर के ऊपर जो मौसमी सब्जियां थीं वो मुतासर होने की वजह से महंगाई जो है वो यकदम ऊपर चली गई है। और अगर देखा जाए तो हर चीज़ इस वक्त जो है वो 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, जबकि बहुत सारी ऐसी मौसमी सब्जियां हैं जो कि 200 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जिसके अंदर बंद गोभी जो है वो 184 रुपये किलो है, सब्ज़ मर्च जो है फिर 108 रुपये किलो हो चुकी है। भिंडी जो है ये मौसमी थी, ये भी 130 रुपये किलो तक यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ बाकी दीगर सब्ज़ियाँ भी देखी जाएँ तो 150 से 200 के दरमियान इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। शहरियों ने एक महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है और शहरियों को कहना है कि जो सब्जियों की कीमतों के अंदर अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया जाए। जी, ऐसी ही सूरत हाल हैदराबाद में भी है, जहां पर सब्जियों के दाम रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मज़ीद मालूमात क्या है, नासिर शेख से हम जानेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे ने जो है वो शहरियों को माशी तौर पे मुश्किलात में मुब्तला किया हुआ है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त जो है वो टमाटर 300 से 325 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज 200 से 250 रुपये किलो, भिंडी और दीगर जो है सब्ज़ियाँ, तोरी, लौकी, अदरक, लहसुन, सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि चूँकि फसलें भी ख़राब हुई हैं और दूसरा ये कि दही इलाकों से जो है वो सब्ज़ियाँ नहीं आ रही तो इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों ने भी मनमानी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया अमली तौर पर कहीं नज़र नहीं आ रही। ना ही कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं। जो जी जा रहा है वो कीमतें वसूल की जा रही हैं। अमली तौर पर जो है वो शहरी परेशान है और मुश्किलात का शिकार हैं। जी, टमाटर और प्याज की किल्लत पूरी करने के लिए अफगानिस्तान से दरामदात शुरू हो चुकी हैं। चमन बॉर्डर के रास्ते प्याज और टमाटर से भरे ट्रक पाकिस्तान में दाखिल होने लगे। सरहद पार से आने वाले ट्रक्स को किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सब्जियां दरामद करने का फैसला हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से किया गया। सैलाब की वजह से फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। एक तरफ सब्जियां महंगी हैं तो दूसरी तरफ फैसलाबाद में अद्वियात की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़ कल्ब समेत कई बीमारियों की अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। बाज़ मकामात पर अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के साथ शौकत वट्टू। फैसलाबाद में मिर्गी, जिगर, बुखार, दर्द, खांसी, शुगर समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में न सिर्फ इजाफा हो गया है बल्कि ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। 50 रुपए वाले सिरप की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई है। दवाइयाँ जी बहुत महंगी हो गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। ब्लैक में मिल रही हैं, मिलती ही बाज़ दवाइयाँ मेडिसिन मिलती ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है कि गरीब मर रहे हैं या जी रहे हैं या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी को जो जिसकी ड्यूटी है ना वो कोई ड्यूटी नहीं कर रहा। मेडिकल तंजीमों के रहनुमा और तिब्बी माहिर डॉक्टर मारूफ वैंस का कहना है कि हुकूमत की जानब से अद्वियात की कीमतों के तयन और ब्लैक में फरोख्त को रोकने के लिए नाकस हिकमत अमली अपनाई गई है। जिसका जितना दिल करता है कीमत बढ़ा लेता है रॉ मटीरियल का बहाना बना के। ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब ठीक है आप कीमतें बढ़ाएं रॉ मटीरियल के हिसाब से, लेकिन इतनी ना बढ़ाएं कि गरीब आदमी की दस्तरस से ही ये चीज़ें बाहर हो जाएं। अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा इंतहाई मुश्किल बना दिया है। महंगाई के दौर
میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ شوکت وٹو، نیو فیصل آباد۔ فیصل آباد سے ہی خبر ہے، جہاں پر بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکسز کے خلاف فیسکو آفس کے سامنے شہریوں نے مظاہرہ کیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے حکومت اور فیسکو کے خلاف نعرے بازی کی۔ شرکاء نے کہا ٹیکسز ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظفر گڑھ میں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ بعض علاقوں میں فلٹر پلانٹس عرصہ دراز سے بند ہیں۔ مزید ہمیں بتائیں گے فرحان ہاشمی۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ میں ترکی کالونی میں، جو 2010 میں جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے کالونی بنائی گئی تھی۔ یہ جو کالونی ہے 1200 سے زائد گھروں پر مشتمل ہے، اور اس کالونی کے لیے پینے کے لیے ایک جو واٹر جو پلانٹ ہے وہ لگایا گیا تھا، لیکن اس وقت اگر اس کی واٹر پلانٹ کی بات کی جائے تو انتہائی اس وقت جو ہے ناکارہ کنڈیشن میں، اس کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی، اس کی ٹوٹیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور جو ہے اس کی جو مشینری ہے وہ بھی ادھر ناکارہ پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اس کالونی کے کچھ رہائشی، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے ساتھ واٹر پلان ہے جس کا میں کوئی پانی نہیں ہے اور خراب ہے، ہمیں پانی پینے کے پانی بھرنے والا پینے کے لیے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ہم 7 سے 8 کلومیٹر سفر کر کے پانی وہاں سے باہر آتے ہیں، پھر گھر لے آتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بندے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو وہ پیدل سائیکل پہ جاتا ہے یا پانی گندا یہ استعمال کر رہا ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ ہماری ان کی کالونی کی رہائشیوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میٹھے پانی کی وجہ سے انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 7 سے 8 کلومیٹر کا جو سفر طے کر کے انہیں شہر سے جا کے میٹھا پانی، صاف پانی ہے وہ لانا پڑتا ہے۔ ادھر کا جو پانی ہے وہ انتہائی ناکار ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کے یہاں کی جو رہائشی ہیں شکار بھی ہو۔ سکھر کے کئی علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ حالات و مناظر کیا ہیں، سبغت اللہ سے ہم جانیں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بندر روڈ پر، اور یہ شہر کا جو ہے مصروف ترین روڈ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے میونسپل کارپوریشن کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی گزرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے افسران بھی گزرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہو یا کمشنر ہو وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ لیکن میونسپل کارپوریشن نے جو ہے اس روڈ کو اب کچرا کنڈی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بندر روڈ کے متعدد جو روڈز کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جو ہے وہ کچرے کو ڈمپ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شدید تعفن پھیل رہا ہے اور متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں کا ایک حلقے کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ کسی قسم کی سہولیات تو فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن شہریوں کی مشکلات بڑھانے میں جو ہے میونسپل کارپوریشن کا اہم کردار ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ کچرا پھینکنا جو ہے وہ انتہائی تشویشناک عمل ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن عملے کو جو ہے وہ متعدد بار اس کی شکایات بھی کی گئی کہ شہر کے اس بیچوں بیچ جو ہے وہ کچرا نہ ڈمپ کریں، لیکن میونسپل کے افسران جو ہے ان کے جو کانوں پہ تلے جو ہے جوں تک نہیں رینگ رہی، اور وہ شہریوں کی جو ہے شکایات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جی فیصل آباد میں غیر قانونی کالونیز کی بھرمار ہے۔ کئی علاقوں میں قبضہ مافیا لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ وقاص شیراز۔ فیصل آباد شہر میں غیر قانونی کالونیوں کی تعمیرات عروج پر، 600 سے زائد کالونیاں بن گئی، جن میں 80% سے زائد کالونیاں غیر قانونی نکلی۔ نجی کالونیوں کے مالکان شہریوں کو بڑے بڑے خواب تو دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کالونیاں بنتی ہیں، پہلی بات جو یعنی کہ اشتہارات وغیرہ میں یعنی کہ سہولیات وہ میسر کرتے ہیں، یعنی کہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، ادھر وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ صاف پانی تو دور کی بات ہے، گیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ غیر قانونی ہوتی ہے ساری کچھ۔ ہم نے ان کے خلاف آپریشن آلریڈی کیری آؤٹ کیا ہوا ہے، تقریباً ہر ایلیگل تھنگ کے خلاف ہم نے FIR لانچ کی ہوئی ہے، اور مختلف تھانوں میں ہم اس کو پرسیو بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل رجسٹریشن ان کی جائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ FDA مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ نجی کالونیاں بائی لاز پر عمل درآمد کریں۔ FDA کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کالونیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیمرامین ابراہیم احمد کے ساتھ وقاص شیراز، نیو فیصل آباد۔ پنو آکیر میں بارشوں کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، لیکن شہر سے برساتی پانی نہیں نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے مختلف امراض پھیل رہے ہیں۔ علی رضا ملک وہاں کی صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ پنو آکیر میں مسلسل بارشوں کے بعد اب 3 روز قبل جو ہے بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، پر اس وقت تک انتظامیہ کی جانب سے شہر میں مختلف جگہ پر جمع ہونے والا بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ اس وقت ہم پنو آکیر شہر کے مسن محلہ میں موجود ہے، جہاں پر 5 سے 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں کے متاثرین سے ہم بات کریں گے۔ بھائی جان، جب سے برسات شروع ہوئی ہے ابھی کافی دن ہو گئے ہیں، برسات ختم ہوئے کو،
تو ابھی تک کوئی امدادی کارروائی نہیں آئی ہے. برائے مہربانی ہم حکومت سندھ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پانی نکالا جائے اور جو بھی بندوں کا نقصان ہوا ہے وہ گورنمنٹ تھوڑا بہت کر کے ہمیں جو ہے نا بھرپائی کر کے دے. یہ تقریباً 5 سے 10 گھر ہیں جو ہمارے علاقے کے پانی میں شدید مبتلا بھی ہو چکے ہیں اور گرے بھی ہیں. یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ ملیریا، گیسٹرو، ڈائریا اور دیگر مضر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، پر انتظامیہ کو اس وقت تک ہمارا کوئی بھی خیال نہیں ہے. ان متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد شہر کے مسن محلہ سے جمع بارش کا پانی نکال کر علاقہ مکینوں کو مزید دشواری سے بچایا جائے. جی. دریائے سندھ میں ہیڈتونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے بعد لوگوں نے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق توقع ہے 2-3 دن میں پانی کی سطح کم ہوگی. مزید معلومات رضوان حسین سید سے. جی بالکل، اس وقت ہم تونسا بیراج پہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ پانی کی سطح میں جو ہے مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جو یہاں سے جو مکین گئے تھے اپنے علاقوں سے، نواحی علاقوں کے لوگ، وہ یہاں پر واپس آ رہے ہیں. محکمہ آبپاشی کے مطابق جو یہاں پہ پانی کی سطح میں جو کمی ہے وہ واقع ہو رہی ہے، اور 1-2 روز میں مزید جو ہے اس میں کمی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک علاقہ مکین ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بالکل، جیسا کہ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، پانی جیسے لوگ ڈرا رہے تھے کہ اتنا سیلاب آ رہا ہے، اتنا 6,60,000 کیوسک ہو گیا، 6,50,000 6,10,000 کیوسک پانی ہو گیا ہے. ہم یہاں سے اپنے گھروں کو سے روانہ ہو گئے تھے، دوسرے جگہوں پہ جا کے ہم نے بسیرا کیا تھا. ہم وہاں سے واپس آ گئے. ہم اور علاقہ مکینوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائے. اب سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ پانی کی جو سطح ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق بھی آئندہ 2 سے 3 روز میں جو تونسا بیراج میں پانی کی سطح ہے وہ معمول پر آ جائے گی. اور ان کا شہری کا کہنا ہے کہ اب جتنے بھی لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے، یہاں سے خطرہ جو ہے وہ سیلاب کا ٹل گیا ہے، وہ واپس آ جائیں. جی. کشمور کی تحصیل کنکوٹ میں سیلاب متاثرین امداد نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. سیلاب متاثرین نے ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مزید ڈیٹیلز کیا ہیں کلیم اللہ خان ہمیں بتائیں گے. جی ہم اس وقت موجود ہیں کشمور کے ڈپٹی کمشنر آفس کنکوٹ میں، جہاں پر جو پاکستان نیشنل مائنارٹی الائنس کی جانب سے جو باگڑی برادری کے خواتین اور افراد نے راشن نہ ملنے، ٹینٹ نہ ملنے اور دیگر ضروری سامان جو کہ سیلاب متاثرین کو نہ ملنے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. اسی حوالے سے ہم معلوم کرتے ہیں، ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی او صاحب نے جو راشن لایا ہے وہ غریبوں کو جعلی نہیں کر رہا ہے. ہم بھوک سے مر رہے ہیں. نہ ٹینٹ ہے، نہ خیمہ ہے، نہ راشن ہے. نیلی چھت تلے جو ہے کہ ہم بے یارو مددگار اس وقت موجود ہیں. ہمیں ڈپٹی کمشنر جو ہے کہ ضلع کا آفیسر ہے بالا، وہ بھی ہماری نہیں سن رہا ہے. جی. راجن پور کے نواحی علاقے کوٹلا ایسن میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. متاثرین نے نشاندہی کرنے پر نیو نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا. متاثرین کی جانب سے کیا کہا گیا، امتیاز حسین مشوری بتائیں گے. جی بالکل، اس وقت راجن پور کے نواحی علاقہ کوٹلا اسن کے اندر میں موجود ہوں، جہاں پر دعوت اسلامی کی جانب سے جو خشک راشن اور ٹینٹ تقسیم کیے گئے. اس وقت میرے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی الحمدللہ سجل دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اس وقت الحمدللہ 30,000 افراد کو ہم راشن مہیا کر چکے ہیں، انہیں پانی کی بوتلیں دے چکے ہیں. اور ہمارے کئی شہروں میں جو ہے اس وقت جو ہے میڈیکل کیمپ لگے ہیں جہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں اور وہ مریضوں کو دوائیاں جو ہے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سفضل جہاں کہیں بھی ہمیں کال آتی ہے کہ ہمیں خشک راشن چاہیے تو الحمدللہ ہم وہاں پر راشن بھی پہنچاتے ہیں. انہوں نے ایک ٹرک اس طرف بھی روانہ کر دیا ہے. کئی ہزار لوگوں کی وہاں پر خیمہ بستیاں بنی ہوئی ہیں، ان کو خشک راشن مہیا نہیں تھا. دعوت اسلامی کی جماعت نے وہاں جا کر ان کو آج خشک راشن بھی مہیا کیا. جی. برسات اور سیلاب نے سفری سہولیات کو بھی بے حد متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی ہے. ایسے میں بولان میں ریلوے کی طرف سے شٹل ٹرین چلائی گئی ہے تاکہ لوگ بآسانی منزل تک پہنچ سکیں. مزید ڈیٹیلز رمیش کمار سے.
जी, बलुचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बोलान में कौमी शाहरा बह जाने के बायस और रेलवे का निज़ाम दरम बरम होने के बाद आज 10 रोज़ के बाद सिब्बी से जो कि मचक तक शेल्टर ट्रेन का एहतमाम किया गया था। शेल्टर ट्रेन में जो डब्बे लगाए गए थे उसकी तादाद कम होने के बायस जो सिब्बी से कोयटा जाने वाले अफराद थे वो नहीं जा सके, जबकि इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। आइए उनसे जी भाई, हम सिंध लाड़काना से आए, बहुत दूर से, काफ़ी दिनों से आए हैं इधर। हमें 10-12 दिन हो गए, लेकिन आज हमें पता चला ट्रेन खुला हुआ है। आज कर इधर टिकट भी लिया और ट्रेन में जगह भी नहीं थी, उसमें ज़्यादा डब्बे भी नहीं थे। डब्बों की तादाद कम होने की वजह से काफ़ी मुसाफिर जो आज कोयटा की तरफ नहीं जा सके और इन्होंने रेलवे हुकाम से अपील की है कि खुदारा मेहरबानी करके डब्बों की तादाद में इजाफा किया जाए। जो मुसाफिर यहाँ से कोयटा जाना चाहते हैं या जो कोयटा से सिंध की तरफ जाना चाहते हैं वो उनको आने में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी, सिंध में हर तरफ बारिश और सैलाब का पानी खड़ा है। मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम आज भी मुकम्मल फाल है। मजीद वहां पर क्या हालात हैं, जैन आशिक पठान से हम जानेंगे। जी जैन। जी, सैलाब की सूरत हाल ने सिंध भर में तबाही मचा दी है, जबकि लाड़काना ज़िला की बात करें तो जगह जगह जो है पानी है। जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहनजोदड़ो पे, जहाँ मोहनजोदड़ो में भी जो है वो 780 मिलीमीटर जो है वो बारिश जो है पिछले 2 माह में हुई है, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मोहनजोदड़ो को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त हमारे पास एहसान अली जो मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। नुकसान डेफिनेटली हुए हैं मोहनजोदड़ो, जैसे कि हम ये SD एरिया में खड़े हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दीवारें और DK एरिया है, DKG एरिया है, हमारा HRVS एरिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने प्रिकॉशंस जो मेजर्स थे वो हमने अडॉप्टेड किए थे शुरू से ही, फर्स्ट डे से। तो वो इंशाल्लाह जैसे पानी जमा होता था किसी जहाँ एरियाज़ में वो हम निकाल दिया करते थे अपने पंप। सिंध हुकूमत पे सवालिया निशान ये है कि लाड़काना ज़िला या सिंध भर में जो पानी आज भी जगह जगह मौजूद है वो ड्रेनेज ना होने के बायस वहाँ आज भी पानी मौजूद है। तो ये सिंध हुकूमत पे सवालिया निशान है। जी, खैरपुर की तहसील कंगरी में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। गुज़श्ता 5 रोज़ में गैस्ट्रो, मलेरिया और टाइफाइड से 10 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जबकि 20 बच्चे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। खैरपुर की तहसील कंगरी की ये सूरत हाल है, जहाँ पर सैलाब के बाद वबाई अमराज फूटने के खदशात सामने आ रहे हैं और गुज़श्ता 5 रोज़ में गैस्ट्रो, मलेरिया, टाइफाइड से 10 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि 20 बच्चे अभी भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। रहीम यार खान में एजुकेशन एक्सपो का इनाकाद किया गया। एक्सपो का मकसद तलबा और तालिबात को किताबों से रोशनास कराना है। मज़ीद जानेंगे राना वसीम मुमताज़ से। रहीम यार खान में एक रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। किताबों, मलबूसात और दीगर अशिया के स्टॉल सजाए गए। नुमाइश का मकसद नौजवानों में तालीमी रुझान का इजाफा और कल्चर से आगाही फराहम करना था। जो बच्चों ने चीजें तैयार की हैं वो अगर स्टडीज के अलावा हम बात करें तो वो इस तरह की हैं कि वो चीज ये यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं ना वो स्टडीज नहीं सिखा सकते। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा था, इनकी डेकोरेशन सब बहुत अच्छी थी। तारीख पर मबनी किताबों में शुरा की खसूसी दिलचस्पी रही। शहरियों ने नुमाइश के एहतमाम को बेहतरीन काविश करार दिया। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए। इस एक्सपो की वजह से कुछ डिप्रेशन लेवल लोगों का कुछ कम हुआ है। नुमाइश में रखी गई अशिया को बच्चों ने भी बेहद पसंद किया। शहरी कल्चर स्टॉल्स के करीब सेल्फियां बनाते रहे। कैमरा टीम के हमरा राना वसीम, मुमताज, न्यूज़, रहीम यार खान। पाक फौज के ताउन से इस साल की शजरकारी मुहिम के इख्तितामी प्रोग्राम में शवाला मरी में बड़ी मिकदार में पौधे लगाए गए, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। गैरिसन कमांडर मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज ने भी पौधा लगाया। सैयद ताज बुखारी। मरी में शजरकारी मुहिम, तलबा की भरपूर शिरकत। साल भर जारी रहने वाली मुहिम में 6 लाख पौधे लगाए गए। चिनार आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधे होते हैं ये हमारी बका के ज़ामिन होते हैं और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारा जो मुल्क है वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाए। आज हमारे GOC भी आएंगे और दुनिया को पता चलना चाहिए कि ट्रीज एक्चुअली कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। असातिज़ा का कहना था शजरकारी मुहिम के जरिए लैंड स्लाइडिंग पर भी काबू पाया जा सकता है। बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो कंट्रोल हो सकती है। जो लैंड स्लाइडिंग है वो ट्री प्लांटेशन की वजह से वो स्टॉप हो सकती है। इख्तितामी तकरीब में गैरिजन कमांडर मेजर जनरल वाहिद अजीज भी शरीक हुए। मेहमान खसूसी ने शजरकारी को माहौल के लिए इंतहाई अहम करार दिया। तकरीब में सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर शिरकत की। ताज बुखारी,
न्यू न्यूज शवाला मरी। मरी में मौसम की तब्दीली के साथ ही जंगलात के फ़रोग़ के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम जारी है। महकमा जंगलात की तरफ से 6 लाख पौधे मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, ताज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ताज बुखारी, बताएगा शजरकारी मुहिम के हवाले से क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बूरबंद के मुकाम पे, जहाँ पे DFO मरी जो है वो पौधे लगा के जो मुहिम है इसका मानसून की प्री बारिशों में इसका आगाज़ कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कितनी तादाद में ये पौधे लगाएंगे और किस किस डिपार्टमेंट के तावन से ये मिल के अपने इस प्रोग्राम को जो है वो फाइनल करेंगे। जो हमारा टारगेट है मानसून ट्री प्लांटिंग का मरी फॉरेस्ट डिवीजन का वो 6 लाख है, जिसमें 2.5 लाख जो है वो हमने अपने जंगलात में लगाने हैं, 1.5 लाख जो है डिफेंस डिपार्टमेंट का टारगेट है, लाख टारगेट जो है वो प्राइवेट लैंड का है और जो लाख का टारगेट है वो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट का है। तो ये कैंपेन हमारी स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से, तो इंशाल्लाह वो मिड सितंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने 50% ये टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं। थैंक यू। इनका कहना ये है कि 3 लाख पौधों का टारगेट था जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट स्कूलों के साथ और दीगर महकमा जात के साथ मिल के ये लगाएंगे पौधे जो हैं। इस वक्त मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंतहाई खूबसूरत मौसम है और यही मौसम है कि आप दरख्त लगाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ा एहसास बन सके। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।